गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बैंक फिनेंशियल मैनेजमेंट में मॉड्यूल 1 में यूनिट 4 दैट इज डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट स्टार्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट्री एलसी, ठीक है, ये हम स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, लेटर ऑफ क्रेडिट ये हमारा कहाँ कहाँ पे यूज होता है। मोस्टली ज़्यादातर डोमेस्टिक 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 बिजनेस में या फॉरेन बिजनेस में हमारा डॉक्यूमेंट्री एलसी या लेटर ऑफ क्रेडिट इस्तेमाल होता है। आइए हम देखते हैं, इसमें मेन जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा है कि हमारा टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, ऑपरेशन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट देखेंगे, यूसी पीडीसी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे, लाइबिलिटीज, डॉक्यूमेंट्री एलसी अंडर स्क्रूटनी क्रिस्टलाइजेशन, फॉलो अप रिस्क relating to LC transaction, standby LC, uniform rule for bank to bank reimbursement, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिस, और लास्ट में इनको टर्म्स देखेंगे और केस स्टडी। ठीक है, आइए आगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज टू मेक रीडर्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, इट्स फंक्शंस and the role of UCPDC, which governs the LC transactions globally, responsibility of the various parties of LC transactions, standby LC, as also the uniform rule of reimbursement। ठीक है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स ये है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? ए लेटर ऑफ क्रेडिट oblique documentary credit is a very common and familiar instrument used for the trade settlement across the globe। किसके लिए यूज होता है? ट्रेड सेटलमेंट के लिए। ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब। ए लिंक बिटवीन, इट इज ए लिंक बिटवीन द बायर एंड सेलर। ये क्या है? बायर और सेलर के बीच का लिंक है। बायर और सेलर हो गया, इसके बीच का ये लिंक है एलसी। ठीक है, इसको हम एलसी बोलते हैं। ठीक है, reinforcing the buyer integrity by the adding to it his banker undertake to pay। बायर की तरफ से उसका बैंकर अंडरटेकिंग देता है, किसके लिए? अंडरटेकिंग फॉर पेमेंट ऑफ ए सर्टेन अमाउंट। ठीक है, while seller need to make shipment of the goods specified in the present shipping document to the bank before getting the payment। Thus for international trade where the buyer and seller are far apart in two different countries or even two continents, the letter of credit act as a most convenient instrument। ठीक है, गिविंग एश्योरेंस टू द सेलर ऑफ ए गुड्स फॉर पेमेंट एंड टू बायर फॉर द शिपिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज कॉल्ड फॉर द अंडर द क्रेडिट। ठीक है, in order to bring uniformity in the matter pertaining to letter of credit document and transaction। सबसे पहले क्या हुआ, इसके बीच में यूनिफॉर्मिटी हो तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1919 में हुई थी, ठीक है ना, और इसका HQ कहाँ पे है? पेरिस में है। इन्होंने सबसे पहले एक क्या किया था? यूनिफॉर्म कस्टम यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, जो वेरियस ट्रेड ट्रांजेक्शन्स हैं लेटर ऑफ क्रेडिट्स में, उसको लाने के लिए इन्होंने क्या किया? यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट UCPDC लेके आए थे। सबसे पहले 1933 में लाए थे, लास्ट में 2007 में आया। ठीक है ना, लास्ट में। और अभी जो हमारा चल रहा है UCPDC 600 चल रहा है। ठीक है, तो यह कहता है एस्टेब्लिश इन 1919 एंड हेडक्वार्टर इन पेरिस, has framed uniform rules for procedure for issuance and handling of transactions under the letter of credit, so that parties of to the teller letter of credit transaction uniformly interpret various terms and are bound by the common rule। These rules and procedures are called uniform custom and practice for documentary credit। ठीक है, तो UCPDC was first brought in 1933, मैंने पहले बताया। लास्ट कब आया? 2007 में आया। सबसे लेटेस्ट कौन सा है? UCPDC 600 विच वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जनवरी जुलाई 2007 से हुआ। अब आता है सेकंड में डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट का? लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? इट इज ए डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट और इट इज ए लेटर ऑफ क्रेडिट, DC या LC बोलते हैं। ठीक है, कैन बी डिफाइंड एज ए
साइंड एंड ऑथेंटिकेटेड इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द बायर बैंक, किसके द्वारा इशू किया जाता है? बायर्स बैंक के द्वारा, ठीक है, बायर्स बैंक के द्वारा। एम्बॉडिंग एंड अंडरटेकिंग, एम्बॉडिंग एंड अंडरटेकिंग टू पे द सेलर, क्या करता है? अंडरटेक करता है, अंडरटेकिंग देता है बायर्स का बैंक, किसको? सेलर को, फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ ए सर्टेन अमाउंट, फॉर मेकिंग पेमेंट, पेमेंट ऑफ ए सर्टेन अमाउंट, ठीक है, ऑफ मनी अपॉन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कब? आफ्टर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के बाद, इस डॉक्यूमेंट में आपका शिपिंग होगा, ठीक है, एंड कंप्लायंस डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है, कंप्लायंस एंड अदर टर्म कंडीशन। एंड एलसी इज आल्सो डिफाइंड एज एन अंडरटेकिंग इशूड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द इंपोर्टर और द बायर। एलसी क्या है? अपने इंपोर्टर बैंक के द्वारा इशू किया गया ऐसा डॉक्यूमेंट या अंडरटेकिंग है, ठीक है, जो किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर और द सेलर, दैट द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट शोइंग दैट द शिपमेंट हैज टेकन प्लेस और द सर्विसेज हैज बीन सप्लाइड are presented to the issuing bank or nominated bank within the stipulated time, and all other LC terms are complied with, the exporter seller will be paid the amount specified, ठीक है। ये क्या है? एक अंडरटेकिंग है कि सामान के सप्लाई, गुड्स के सप्लाई के पश्चात जो डॉक्यूमेंट आपको नॉमिनेटेड बैंक को या इशूइंग बैंक को जब आप सबमिट करेंगे तो आपको सर्टेन अमाउंट या जो एग्रीड अमाउंट है उसको पेमेंट, उसका पेमेंट बायर्स बैंक के द्वारा या नॉमिनेटेड बैंक के द्वारा किया जाएगा। दस इन एलसी ट्रांजेक्शंस फॉलोइंग पार्टीज आर इन्वॉल्व्ड, कौन कौन सी पार्टी होती है? सबसे पहला हो गया बायर, ठीक है, इसके बाद हो गया बायर्स बैंक, ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा? बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी, ठीक है ना, ठीक है, बेनिफिशियरी हो जाएगा आपका, इतने लोग होंगे। द बायर, इंपोर्टर ऑफ एप्लीकेंट हुज एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द ओपेंट, ठीक है, इसको इंपोर्टर या बायर कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है सेलर या एक्सपोर्टर होता है, जिसे बेनिफिशियरी ऑफ एलसी बोलते हैं। तीसरा होता है ओपनिंग बैंक, ओपनिंग बैंक कौन होता है? बायर का बैंक होता है ओपनिंग बैंक, ठीक है, ये बायर का बैंक होता है, हु एस्टैब्लिश द एलसी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? द एडवाइजिंग बैंक, ये सेलर के कंट्री का बैंक होता है, एडवाइजिंग बैंक द सेलर कंट्री बैंक, हु एक्ट एज एन एजेंट ऑफ इशूइंग बैंक एंड ऑथेंटिकेट एंड एडवाइज द एलसी, ठीक है। एडवाइजिंग बैंक होता है, ये कहाँ पे होता है? एडवाइजिंग बैंक कहाँ होता है? सेलर की कंट्री में होता है, सेलर की कंट्री में, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है? कन्फर्मिंग, अगर कन्फर्मिंग बैंक भी होता है, ये भी कहाँ होता है? सेलर की कंट्री में होता है, सन कन्फर्मिंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक, ठीक है ना, सेलर की कंट्री में, ठीक है। उसके अलावा निगोशिएटिंग बैंक, निगोशिएटिंग बैंक, नॉमिनेटेड बैंक, इसको नॉमिनेटेड बैंक या निगोशिएटिंग बैंक होता है। सेलर बैंक और बैंक नॉमिनेटेड बाई ओपनिंग बैंक, ओपनिंग बैंक के द्वारा हु निगोशिएट द एलसी, कौन क्या करता है? एलसी को निगोशिएट करता है एंड मेक पेमेंट टू द बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी को पेमेंट करता है, ठीक है। तो निगोशिएटिंग बैंक भी हो गया, निगोशिएटिंग बैंक, निगोशिएटिंग बैंक, ये भी कहाँ है? सेलर की कंट्री में है। उसके बाद क्या है? रीइंबर्सिंग बैंक, हु रीइंबर्स द निगोशिएटिंग और कन्फर्मिंग बैंक, और ये कौन सा रीइंबर्सिंग बैंक हो गया? रीइंबर्सिंग बैंक हो गया, रीइंबर्सिंग बैंक, तो ये भी कहाँ होगा? सेलर की कंट्री में होगा, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। द एडवाइसिंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक एंड द निगोशिएटिंग बैंक कुड बी द सेम। अब इसमें कहता है एडवाइसिंग बैंक जो है, कन्फर्मिंग और निगोशिएटिंग, तीनों बैंक एक ही हो सकते हैं, एक ही बैंक के तीनों रोल हो सकते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, सबसे बड़ा चीज है टाइप ऑफ लेटर क्रेडिट, क्या होगा? टाइप ऑफ लेटर क्रेडिट होता है यूसीपीडीसी आर यूनिवर्सली recognized as set of rules framed by the ICC govern LC business and have over the years become a indispensable tool for the international business, ठीक है ना। आईसीसी ने क्या किया? एक यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज सेट ऑफ रूल्स बनाया था, ठीक है, यूसीपीडीसी। सिंस द एलसी इंश्योर पेमेंट टू द एक्सपोर्टर अगेंस्ट कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बाय वे ऑफ हैंडिंग ओवर द डॉक्यूमेंट to the title of the goods to the paying for negotiating bank, it is a comfort to the seller, क्या है? comfort हो गया सेलर के लिए, and the buyer that has been backbone of the international trade। एलसी क्या है? पहले ही मैंने कहा कि बायर्स के बैंक का अंडरटेकिंग है, किसके लिए? एक्सपोर्टर के लिए, ठीक है, या सेलर के लिए, कि ठीक है, अपॉन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट
या शिपिंग से रिलेटेड सबूत अगर आप जो है निगोशिएटिंग बैंक को, कंफर्मिंग बैंक को या एडवाइजिंग बैंक को आप सबमिट करते हैं तो आपको सर्टेन अमाउंट या एग्रीड अमाउंट आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। द यूसीपीडीसी गिव्स गाइडेंस एंड असिस्टेंस टू ऑल कंसर्न पार्टी to the LC transactions, specifically emphasizing upon the duties and responsibility of the opening bank। ठीक है। Buyer and sellers, advising, negotiating and the reimbursing bank as also specify acceptable practice in case of no specific instrument in the UCPDC 600, that is publication of number 600 of the ICC, which is the latest version of the UCPDC। मैंने कहा आपको 600 जो है सबसे लेटेस्ट वर्जन है। वाज मेड इफेक्टिव फ्रॉम कब से? 1 जुलाई 2007 से ये आपका UCPDC 600 आया है। ठीक है। We shall learn further about the clause of LCPDC and how they help the parties to the transaction। Let us first go through the types of letter of credit that are in use of the international market। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ एलसी क्या है। ठीक है। सबसे पहले टाइप ऑफ एलसी देख लेते हैं। टाइप ऑफ एलसी, टाइप ऑफ एलसी कौन कौन सा एलसी है? सबसे पहला एलसी जो आता है रिवोकेबल एलसी। रिवोकेबल का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जिसको कभी भी रिवोक किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है ना। विच कैन बी अमेंडेड और कैंसिल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाय द इशूइंग बैंक विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी। बिना अदर पार्टी के कंसेंट के जब इशूइंग बैंक जिस एलसी को अमेंड कर दे, कैंसिल कर दे, तो उसे ही हम रिवोकेबल एलसी कहते हैं। ठीक है। विच कैन बी अमेंडेड और कैंसिल्ड बाय इशूइंग बैंक। ठीक है। बाय इशूइंग बैंक विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी पार्टी, बिना किसी पार्टी के कंसेंट के जब उसको इशूइंग बैंक अमेंड और कैंसिल कर दे तो उसे हम रिवोकेबल एलसी कहते हैं। एज लॉन्ग एज एलसी हैज नॉट बीन ड्रॉन और डॉक्यूमेंट हैज टेकन अप, जब तक कि एलसी जो है ना ड्रॉ नहीं कर लिया गया हो या डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया हो। द वैल्यू ऑफ सच रिवोकेबल एलसी इज वेरी लिमिटेड। इसकी वैल्यू क्या होती है? सबसे कम होती है। एंड देयरफॉर आर वेरी रेयरली इशूड। अभी आज के जो ट्रेड ट्रांजेक्शन इसमें रिवोकेबल एलसी इशू नहीं की जाती, unaccepted। In case of the negotiating bank has taken up for document for revocable LC prior to receipt of the cancellation notice, the issuing bank is liable to compensate, reimburse the same to the negotiating bank। In case अगर मान लीजिए कि इन्होंने जो है ना रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया नेगोशिएटिंग बैंक के विदाउट कंसेंट के, तो उसमें क्या है पेमेंट के लिए तब इशूइंग बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा हो गया इरिवोकेबल। इरिवोकेबल जो है, इरिवोकेबल का मतलब क्या हो गया? इरिवोकेबल एलसी एकदम क्लियर कट है। इज द वन विच होल्ड द कमिटमेंट बाय द इशूइंग बैंक, होल्ड द कमिटमेंट बाय द इशूइंग बैंक टू पे और रीइंबर्स द नेगोशिएटिंग बैंक प्रोवाइडेड कंडीशन ऑफ द एलसी आर कंप्लाइड विथ। मतलब कि अगर एलसी टर्म एंड कंडीशन अगर कंप्लाई है तो इशूइंग बैंक का ये कमिटमेंट है फॉर पेमेंट। ठीक है। ओके। सच एलसी कैन नॉट बी अमेंडेड और कैंसिल। ये क्या है? ये जो है इरिवोकेबल एलसी जो होता है ये अमेंड नहीं हो सकता, नॉट अमेंडेबल होता है ये। ठीक है। नॉट अमेंडेबल होता है, सबसे बड़ा चीज है। इरिवोकेबल एलसी को नॉट अमेंड कर सकते हैं, नॉट अमेंडेबल होता है या कैंसिल नहीं किया जा सकता है, और नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी कंसर्न। सारे पार्टी के कंसर्न के बिना इसे आप अमेंड या कैंसिल नहीं कर सकते। द इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ये क्या है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है बाय द इशूइंग बैंक टू मेक द पेमेंट ऑन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एलसी। ठीक है। ये क्या है? एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, किसकी तरफ से? इशूइंग बैंक की तरफ से। ठीक है। फॉर मेकिंग पेमेंट टू द एक्सपोर्टर।
All LC which are issued subject to the UCPDC 600 unless otherwise specified are irrevocable LC. Hence, the word revocable should be specifically mentioned in the body of LC. If the LC is silent, then it becomes revocable LC. जब भी LC हम इशू करते हैं, अगर उसको रिवोकेबल बनाना है, रिवोकेबल बनाना है, तो उसके बॉडी में नीचे में यहाँ रिवोकेबल लिखना पड़ेगा. अदरवाइज अगर ये साइलेंट है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, ऑटोमेटिकली ये इररिवोकेबल LC होगा. ठीक है, ऑटोमेटिकली ये रिवोकेबल एलसी होगा. ठीक है, अब तीसरा आ गया, एक तो इरिवोकेबल है, ऊपर से कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट है. तीसरा आ गया इरिवोकेबल कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट, कंफर्म्ड एलसी. ठीक है, इज एन एलसी विच हैज बीन कंफर्म्ड बाय द बैंक अदर देन द इशूइंग बैंक. अब इसने इशूइंग बैंक ने इशू कर दिया, ठीक है, इशूइंग बैंक, पार्टी बोला कि हम तो नहीं मानते इसको, तो उसने क्या किया कि एक दूसरा बैंक आ गया बीच में. ठीक है, कंफर्मिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक, उसने क्या किया कि हाँ, उसने इस एलसी को कंफर्म कर दिया कि ठीक है, ये हम कंफर्म कर देंगे एलसी सही है या एलसी इरिवोकेबल नहीं है. ठीक है ना, मतलब रिवोकेबल नहीं है, तो इसे हम इरिवोकेबल कंफर्म एलसी बोलते हैं. यूजुअली सिचुएटेड इन द कंट्री ऑफ एक्सपोर्टर. ये कंफर्मिंग बैंक कहाँ होता है, एक्सपोर्टर की कंट्री में होगा. ठीक है, thereby taking an additional undertaking to pay the receipt of document conforming to the TNC of the letter of credit. The confirming bank can be advising bank. Confirming bank कौन हो सकता है, advising bank हो सकता है, which on receipt of the request from the issuing bank takes an additional responsibility. The confirming bank has to inform the issuing bank if it does not agree to add his confirmation and has no obligation to add the confirmation to amendment issued thereafter. ठीक है, the confirming bank looks into the various risks involved in the and takes a decision to add its confirmation. In short, the confirming bank steps into the shoe of issuing bank and perform all function of the issuing bank. confirming फिर यहाँ क्या पे हो गया, confirming bank क्या किया, दूसरे के शूज में अपना पैर डाल लिया और उसके issuing बैंक के issuing बैंक के ऑल काम, सारे काम, ऑल वर्क्स कंप्लीट करता है. ठीक है, तो ये काम कौन सा काम करता है, कन्फर्मिंग बैंक, या इसको हम एडवाइसिंग बैंक भी हो सकता है, ये एडवाइजिंग बैंक. ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है हमारा कन्फर्मिंग बैंक, याद रखिएगा. ठीक है ना, thus the confirming bank looks into the various risks involved, takes the decision of confirmation. In short, the confirming bank steps into the shoes of the issuing bank. दूसरा होता है उसके बाद डी नंबर, ट्रांसफरेबल एलसी. ट्रांसफरेबल एलसी क्या हो गया, ट्रांसफरेबल एलसी, ट्रांसफरेबल एलसी मतलब ट्रांसफर हो सकता है. ए ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर इन फुल और इन अ पार्ट इन अ फेवर ऑफ any party other than the beneficiary by adding advising bank at the request of the issuing bank. ठीक है, issuing bank के रिक्वेस्ट पर, issuing bank के रिक्वेस्ट पर advising bank, ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है, by the other than beneficiary by the advising bank at the request of the advising bank at the request of the issuing bank. ठीक है, अब ये कहता है A transferable letter of credit is available for transfer in full और part. ये full हो सकता है और part हो सकता है. ठीक है, ट्रांसफर इन फुल और पार्ट इन फेवर ऑफ एनी पार्टी, एनी पार्टी के फेवर में होगा एक्सेप्ट बेनिफिशियरी. ठीक है, तो उसे कहते हैं हम ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट. There can be more than one second beneficiary, that is LC can be split and transferred in favor of more than one second beneficiary. However, such second beneficiary cannot further transfer to LC in favor of another third party. To be transferable, a credit must be specifically made transferable. अब जैसे ट्रांसफर तो हो गया, ठीक है, हमारी ट्रांसफरेबल LC क्या हो गई, इशूइंग बैंक ने एक LC बनाया. ठीक है, इशूइंग बैंक ने एक नाम, इशूइंग बैंक ने जो है ए के नाम पर एलसी बनाई, जो ये बेनिफिशियरी है, तो ये जो एलसी है ये सेकंड में दूसरे बी को ट्रांसफर हो गया. ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेकंड बेनिफिशियरी हो गई, सेकंड बेनिफिशियरी हो गया.
ठीक है। अब ये क्या है, ओनली वन, एक ही बार ये ट्रांसफर हो सकता है, ये किसी तीसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ठीक है, ओनली वन, एक टाइम ही ट्रांसफर हो सकता है। अब आता है रेड क्लॉज एलसी। रेड क्लॉज एलसी क्या है? रेड क्लॉज एलसी, रेड क्लॉज एलसी इज ए रेड क्लॉज letter of credit which advise payment. The seller can request on advance for agreed amount defined in the term and condition of the letter of credit from the correspondent bank. लेटर ऑफ क्रेडिट विद द एडवांस पेमेंट, ये क्या है? एडवांस पेमेंट के फैसिलिटी के साथ जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किए जाते हैं उसे रेड क्लॉज एलसी कहते हैं। द सेलर कैन रिक्वेस्ट एन एडवांस फॉर द एग्रीड अमाउंट डिफाइंड इन टर्म एंड कंडीशन फॉर द लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द करस्पॉन्डेंट बैंक। करस्पॉन्डेंट बैंक से जब एडवांस पेमेंट के साथ जो एलसी इशू होती है वो लेटर ऑफ क्रेडिट रेड क्लॉज एलसी होती है। दिस एडवांस इज बेसिकली इंटेंडेड टू फाइनेंस द मैन्युफैक्चरर और परचेज ऑफ ए गुड्स टू बी डिलीवर अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये मैन्युफैक्चर के फिनांस के उद्देश्य से इशू की जाती है। द एडवांस इज नॉर्मली पेड अगेंस्ट द रिसीट। एडवांस किसके अगेंस्ट में इशू किया जाता है? रिसीट के अगेंस्ट में। एंड रिटर्न अंडरटेकिंग फ्रॉम द सेलर टू सब्सिक्वेंटली डिलीवर द ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट बिफोर द क्रेडिट एक्सपायर। ठीक है, बिफोर द क्रेडिट एक्सपायर, जो क्रेडिट का टेन्योर उसके एक्सपायर होने से पहले वो इस कंडीशन के साथ इशू की जाती है कि उसके पहले ये अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगा। द रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट कैन प्रोवाइड द बेनिफिशियरी the credit that may not otherwise be available locally or cheaper financing by having the funds advanced by the issuing bank. The funds advance would be adjusted by negotiating bank when the documents are presented and the goods are shipped by the exporter. ठीक है, जब goods जो है शिप कर दिया जाएगा एक्सपोर्टर के द्वारा तो क्या होगा, जो एडवांस उसको मिला था वो एडजस्ट कर दिया जाएगा, किसके द्वारा? निगोशिएटिंग बैंक के द्वारा। ठीक है, इन केस द एक्सपोर्टर after taking the advance does not turn up for the submission of document, the issuing bank would bear the loss. तब issuing bank क्या करेगा? उस लॉस को bear करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रीन क्लॉज एलसी। हमारे जो नेक्स्ट है वो है ग्रीन क्लॉज एलसी। ग्रीन क्लॉज एलसी किसे कहते हैं? Unlike the red clause letter of credit, in case of green clause letter of credit, the advance is normally paid not only against the receipt and the written undertaking from the seller to subsequently deliver the transportation document before the credit expire, but also against the receipt of a additional document providing proof that goods to be shipped have been warehoused। ठीक है, इसको जो है ना ग्रीन क्लॉज एलसी में क्या है, ये भी एक एडवांस इसमें दिया जाता है पार्टी को। ये जो एडजस्टेबल नहीं है, वन टाइम पेमेंट हो गए, वन टाइम पेमेंट हो गया। कंडीशन ये है कि उसको डॉक्यूमेंट इस टाइप से बताने होंगे कि हाँ उसने जो सामान, उसका जो सामान है वो वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसे हम ग्रीन क्लॉज एलसी बोलते हैं। We could say that green clause LC provides slightly better security than the red clause LC। ये क्या है? एक slightly better security प्रोवाइड करता है ग्रीन क्लॉज एलसी के बदले, सॉरी रेड क्लॉज एलसी के बदले। Nowadays the LC are sent through the SWIFT mechanism। LC किसके द्वारा भेजा जाता है? स्विफ्ट मैकेनिज्म के थ्रू भेजा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली बिफोर द LC with the red and green clause would be typed down in red and green colors in order to invite the attention of the exporter and the negotiating bank। रेड क्लॉज एलसी में क्या है, रेड कलर से टाइपिंग होती थी तो उसे रेड क्लॉज एलसी बोलते थे, ग्रीन कलर से होती थी ग्रीन क्लॉज एलसी बोलते। अब आता है नेक्स्ट हमारा साइट एलसी। साइट मतलब एकदम ऑन साइट, सामने दिखता हुआ एकदम काउंटर पे। ठीक है, तो उसे साइट या एक्सेप्टेंस, साइट या एक्सेप्टेंस। ठीक है, उसके अलावा डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड डेफर्ड पेमेंट, पेमेंट। उसके अलावा निगोशिएटिंग एलसी, निगोशिएटिंग एलसी। ठीक है, विद इन द अबव टाइप ऑफ एलसी द एलसी कैन बी साइट एलसी, एक्सेप्टेबल एलसी, डेफर्ड पेमेंट एलसी एंड निगोशिएटिंग एलसी। ये चारों टाइप के एलसी हो सकते हैं। अंडर द साइट एलसी सबसे पहला चीज क्या है? साइट एलसी के अंदर में क्या होगा?
साइट एलसी कहता है under the site LC, the beneficiary able to get the payment on presentation of document confirming to the TNC of the LC at nominated bank counter. बैंक काउंटर पर लेके गया, नॉमिनेटेड बैंक के काउंटर पर लेके गया, एलसी के डॉक्यूमेंट्स जो है ना, सप्लाई के डॉक्यूमेंट जो है लेके गया नॉमिनेटेड बैंक के पास और पेमेंट हो गया, तो उसे ही हम साइट एलसी करते हैं. दिस एलसी एज कॉल्ड डीपीएलसी, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट. साइट एलसी को हम डीपीएलसी भी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट. ठीक है, इसे हम साइट एलसी कहते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है इन एन एक्सेप्टेबल क्रेडिट. एक्सेप्टेबल क्रेडिट क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट ड्रॉन इन सर्टन यूसांस पीरियड, कुछ पीरियड के लिए, यूसांस मतलब क्या है, लंबे पीरियड के लिए, एंड आर पेबल अपॉन द एक्सेप्टेंस एट फ्यूचर डेट सब्जेक्ट टू द रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट confirming to the terms and conditions of the letter and credit. The usance period may be certain number of days from the date of shipment. The date of bill of exchange etc. These LC are called document against acceptance. अब यहाँ पे क्या एक्सेप्टेंस क्रेडिट है, एक्सेप्टेंस क्रेडिट, इसे हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट क्रेडिट. ठीक है ना, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस बोलते हैं. ठीक है, फिर से एक बार देख ले. एक्सेप्टेंस क्रेडिट, द बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट आर ड्रॉन विद द सर्टेन यूसांस पीरियड. तो बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट क्या होता है, कुछ सर्टेन पीरियड के लिए इशू होता है ना. ठीक है, एंड आर पेएबल अपॉन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के ऊपर पेएबल है कब, इन ए फ्यूचर डेट, सब्जेक्ट टू द रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के रिसीट पर, कंफर्मिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट. लेटर ऑफ क्रेडिट के टर्म एंड कंडीशन अगर फुलफिल हो रहे हैं तो ठीक है ना, फ्यूचर में ये पेएबल होते हैं. और इस एलसी को हम डॉक्यूमेंट्री या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट. डेफर्ड पेमेंट क्या हो गया, डेफर्ड पेमेंट मतलब अगर डेफर्ड समझ रहे हैं, थोड़ा सा डेफर कर दिया पेमेंट को, इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एक्सेप्टेंस क्रेडिट. ये किसके बराबर होता है, एक्सेप्टेंस क्रेडिट के बराबर होता है. डेफर्ड जो एलसी होता है या डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट होता है, एक्सेप्ट दैट देयर इज नो बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट ड्रॉन इन पेबल ऑन ए सर्टेन फ्यूचर डेट. इसमें एक्सेप्टेंस में क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज होगा या ड्राफ्ट होगा सर्टेन पीरियड के लिए. इसमें क्या होता है, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या ड्राफ्ट नहीं होता है, तो इसे डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट बोलते हैं. सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ क्रेडिट कंफर्म डॉक्यूमेंट, इसमें डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होगा. द ड्यू डेट इज जनरली मेंशन्ड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट. द एब्सेंस ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज saves the beneficiary from the cost of a stamp duty or other levies as applicable in the certain countries. अब आइए इन निगोशिएशन क्रेडिट. निगोशिएशन क्रेडिट क्या हो गया, द इशूइंग बैंक अंडरटेक टू मेक पेमेंट टू द बैंक. ठीक है, इशूइंग बैंक क्या करता है, अंडरटेकिंग देता है निगोशिएटिंग क्रेडिट में, निगोशिएटिंग क्रेडिट. ठीक है, इसमें क्या है, इशूइंग बैंक अंडरटेक करता है किसको, पेमेंट टू द बैंक which has negotiated the document, that is give the value of a draft or document drawn under the LC. The document negotiated should be strictly as per the TNC of the LC. document क्या होना चाहिए, negotiate होना चाहिए किसके, as per the strictly TNC of the LC. The LC may be freely negotiable or may be restricted by any bank nominated by the LC issuing bank. ठीक है, अब उसके बाद आता है बैक टू बैक एलसी. बैक टू बैक एलसी मतलब एक एलसी के अगेंस्ट में दूसरी एलसी जब इशू की जाए तो उसे ही हम बैक टू बैक एलसी बोलते हैं. एच बैक टू बैक एलसी. ठीक है, when exporter arrange to issue LC in favor of local suppliers to the procure the goods on the strength of export LC received in favor of received in his favor. ठीक है ना, कोई एलसी अगर एक्सपोर्टर जो है उसको कोई एलसी मिली, एक्सपोर्टर को कोई एलसी मिली, एक मिनट, कोई एक्सपोर्टर है, इसको अगर कोई एलसी मिली, एक्सपोर्टर को कोई एलसी मिली, ठीक है, इसको कोई एलसी मिली, इसने क्या किया, इस एलसी के बिहाफ पे एक और एलसी इशू करा ली. ठीक है, कोई सामान लेने के लिए, कहाँ से, लोकल मार्केट से, लोकल मार्केट से. ठीक है, तो इसे ही हम बैक टू बैक एलसी कहते हैं.
is known as back-to-back letter of credit. Generally, back-to-back LC is a procurement of goods locally or import of goods for a meeting of export LC commitments. ठीक है, ये लोकली सामान परचेज करने के लिए इशू किया जाता है या इंपोर्ट करने के लिए, ताकि जो एक्सपोर्टर का कमिटमेंट है इंपोर्टर के लिए सामान सप्लाई का वो कंप्लीट कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है स्टैंड बाई एलसी। स्टैंड बाई एलसी क्या है? स्टैंड बाई एलसी जो है ये स्टैंड बाई एलसी जो है ना एज लाइक एज बीजी होता है स्टैंड बाई एलसी। स्टैंड बाई एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट आर सिमिलर टू द गारंटी। गारंटी के एकदम मतलब बैंक गारंटी इसको कहिए, बीजी के बराबर होता है, सिमिलर होता है। ड्यू टू देयर डॉक्यूमेंट्री नेचर दे फॉल अंडर द यूसीपीडीसी। स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट कैन ऑल्सो बी इशूड अंडर द ISP 98 गाइडलाइंस। ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ना ICP 98 के प्रोविजंस के अनुसार भी इशू किए जाते हैं। ठीक है, if the guarantee service payment is not provided, the seller can invoke the bank obligation to pay by submitting together with other document that the letter of credit might require a declaration stating that the letter of credit customer has failed to meet his obligations payment. In a nutshell, standby LC is a guarantee rather than the payment instrument. ठीक है, if mainly protect against the risk of default, ये क्या करता है? रिस्क ऑफ डिफॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है स्टैंड बाई एलसी। बीजी है, जैसे बीजी आपने किसी के फेवर में इशू किया, ठीक है ना, किसी पार्टी के ऑन बिहाफ में बैंक बीजी इशू करता है किसी के फेवर में। पार्टी क्या है? जो बेनिफिशियरी है उसका अगेंस्ट में कमिटमेंट को कंप्लीट करने में फेल रहा, तो क्या करता है बेनिफिशियरी? उसको इन्वोक कर लेता है, रिवोक कर लेता है। उसके बाद आता है रिवॉल्विंग एलसी। रिवॉल्विंग एलसी, ठीक है। रिवॉल्विंग एलसी क्या है? इफ द बायर रिक्वेस्ट पार्शियल डिलीवरी ऑफ द अदर्स गुड्स ऑन स्पेसिफाइड इंटरवल्स, contract of delivery by the instrument, payment can be made under the terms irrevocable letter of credit that covers the value of each consecutive instrument. The bank is normally liable for a total value of all agreed partial deliveries. ठीक है ना, however the second partial payment is not effective until the first installment has been paid or so forth। ठीक है, रिवॉल्विंग एलसी क्या है? अब कोई सामान का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, कि वन टाइम पेमेंट करना है, वन टाइम में सप्लाई करना है, वन टाइम में सप्लाई करना है। लेकिन क्या है, वन टाइम में सप्लाई करना है, वन टाइम में सप्लाई करना है, लेकिन ये क्या है? पीस मिल में सप्लाई हुआ, पीस मिल में सप्लाई हुआ, पीस मिल में सप्लाई हुआ। ठीक है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रिवॉल्विंग एलसी बोलते हैं। ठीक है, उस अब आइए इसमें चेक योर प्रोग्रेस देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पहला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट इज ए लिंक प्रोवाइडेड बाय ओपनिंग बैंक। किसके द्वारा? ओपनिंग बैंक, बिटवीन द बायर एंड ए सेलर टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रेड। इट इज एन अंडरटेकिंग है बाय द ओपनिंग बैंक टू पे द सब्जेक्ट एंड कंडीशन laid down. The buyer of a goods who request for an LC is called applicant. International Chamber of Commerce issued guidelines practice of LC transaction known as ECPDC. The LC which allows the opening bank back to back and cancel the LC is called an LC which allows the opening bank to back out and cancel the LC is called revocable LC. The LC which facilitate financing to the supplier prior to the shipment is known red clause। red clause है ना, red clause LC prior to shipment। The LC that can be transferred in favor of another another beneficiary is called transferable LC। When the LC is opened for the procurement of goods on the backing of export LC, it is called back to back LC। ठीक है, अब ऑपरेशंस ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑपरेशन ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है,
With the involvement of the several party, the LC transaction operate between the two nations as explained in the following diagram. देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक इशूइंग बैंक है, एडवाइजिंग बैंक है, बेनिफिशियरी है, अप्लीकेंट है, ठीक है। अब अप्लीकेंट है क्या करता है, यहाँ इस एक डायग्राम बना हुआ है, आप इसको देखिए। इशूइंग अप्लीकेंट जो है ना, यहाँ से गया इशूइंग बैंक के पास, उसने कहा कि एक एलसी बना दो। इसने एलसी खोली, ओपनिंग बैंक ने एडवाइजिंग बैंक को भेज दिया या निगोशिएटिंग बैंक को भेज दिया। निगोशिएटिंग बैंक ने उस एलसी को बेनिफिशियरी को भेज दिया कि हाँ ठीक है, ये एलसी आपको मिली है सामान सप्लाई करने के लिए। बेनिफिशियरी ने गुड्स शिप कर दिया, ठीक है। अब बेनिफिशियरी ने क्या किया, फिर डॉक्यूमेंट जो है ना निगोशिएट करने के लिए निगोशिएटिंग बैंक को दे दिया। निगोशिएटिंग बैंक ने क्या किया, निगोशिएटिंग बैंक ने क्या किया, निगोशिएटिंग बैंक ने वो डॉक्यूमेंट जो है ना इशूइंग बैंक को पेमेंट के लिए भेज दिया, ठीक है। और ये फिर क्या हुआ, जब पेमेंट इसने इशूइंग बैंक ने पेमेंट रिलीज कर दिया डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद, तो रिलीज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अगेंस्ट पेमेंट ऑफ द एक्सेप्टेंस, इसने अप्लीकेंट को भेज दिया कि भाई पैसा अब तुमसे लेना है, दे दो हमें। तो इसमें चार पार्टियां होती हैं। सबसे पहली पार्टी हो गई अप्लीकेंट, अप्लीकेंट अप्लीकेंट या इम्पोर्टर बोलिए इसको, इम्पोर्टर। दूसरा हो गया अप्लीकेंट बैंक, अप्लीकेंट बैंक, ठीक है। तीसरा हो गया, इसमें क्या हो गया, एडवाइजिंग, एडवाइजिंग या निगोशिएटिंग बैंक बोलते हैं, निगोशिएटिंग बैंक बोल देंगे, ठीक है। या इसके बाद चौथा हो जाएगा बेनिफिशियरी, ठीक है ना। ये चार पार्टियां होती हैं, इनके बीच में ही चार ये डायग्राम चलते हैं। As shown in the diagram, the transaction flows under the buyer and the seller enter into the sale contract. ये दोनों मिलके आपस में कॉन्ट्रैक्ट किए, ठीक है। और परचेज ऑफ द सेल of a certain amount of specified good at a specified rate but agree to cover the transaction under the letter of credit। लेकिन दोनों तैयार हुए कि लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर इस ट्रांजेक्शन को कवर किया जाएगा। द बायर इन द कंट्री ऑफ ए की कंट्री में जो बायर है या एप्लीकेंट ओपनर रिक्वेस्ट हिज बैंक, कौन सा, इशूइंग बैंक को, टू ओपन एलसी इन फेवर ऑफ द बेनिफिशियरी, इसके फेवर में एक एलसी ओपन करना है जो सेलर की कंट्री है बी, फॉर स्पेसिफाइड अमाउंट। द बायर बैंक दैट इज ओपनिंग बैंक इशू एलसी एंड सेंड टू द सेम टू द बेनिफिशियरी इन द कंट्री बी, बेनिफिशियरी को भेज दिया कंट्री बी में थ्रू इट्स ओन ब्रांच और कॉरेस्पॉन्डेंट, किसके थ्रू, इसके थ्रू भेजा यहाँ से यहाँ आने के लिए। The advising bank in the country B advised the LC to the beneficiary after authenticating the signature SWIFT, ठीक है। इसने ऑथेंटिकेट कर लिया डॉक्यूमेंट को और बेनिफिशियरी को बता दिया कि आपके लिए एक एलसी जो है स्विंग बैंक ने ये कंट्री से भेजा है सामान सप्लाई के लिए, किसके फेवर में, अप्लीकेंट के फेवर में। If the seller desire for the LC to be confirmed by some bank in his own country, normally the advising bank agree to do so। अब एडवाइस, अभी इसको क्या हुआ, उस एलसी पर विश्वास नहीं हुआ, तो उसने क्या कहा कि नहीं हम एलसी को कंफर्म कराएंगे किसी दूसरी बैंक से। तो ये एडवाइसिंग बैंक ही उसको क्या बोलता है, कंफर्मिंग बैंक, कंफर्म कर दिया उसने, तो कंफर्मिंग बैंक हो गया, ठीक है। A request of the opening bank and as per the arrangement on the behalf of the opening bank, now the advising bank would also call the confirming bank, confirm कर दिया। द सेलर नाउ प्रिपेयर द गुड्स, सेलर क्या किया, गुड्स को प्रिपेयर किया एंड शिप देम एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एलसी। सबमिट द डॉक्यूमेंट, किसने डॉक्यूमेंट कहाँ सबमिट किया, डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर दिया उसने कॉल फॉर एन एलसी टू निगोशिएटिंग बैंक, निगोशिएटिंग बैंक को डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, ठीक है। विच एग्जामिन द सेम एंड इफ फाउंड इन कंफर्मिटी ऑफ द निगोशिएटिंग बैंक बाय द एक्ट ऑफ निगोशिएशन, नहीं, found the conformity with the LC terms, negotiate the document and pay the beneficiary। अगर इसने क्या किया, LC के टर्म एंड कंडीशंस को देखा, अगर सब कुछ टैली करा, उसने पेमेंट कर दिया बेनिफिशियरी को, ठीक है। the bank now becomes the negotiating bank, ये negotiating बैंक हो गया। by the act of negotiation become rightful owner of the document, अब वो क्या हो गया, डॉक्यूमेंट का ऑनर हो गया एंड claimed the amount अंडर द एलसी फ्रॉम दी ओपनिंग बैंक। अब वो क्या करता है, एडवाइसिंग बैंक जो है ना इशूइंग बैंक से या ओपनिंग बैंक से पेमेंट उसका डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करके ले लेगा। इन केस ऑफ द कंफर्म्ड एलसी, बेनिफिशियरी सबमिट द डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर इन द एलसी टू द कंफर्मिंग बैंक, ठीक है। कंफर्म एलसी है तो बेनिफिशियरी क्या करेगा, कंफर्मिंग बैंक को अपने डॉक्यूमेंट देगा, विच एग्जामिन द सेम एंड फाउंड इन कंफर्मिटी ऑफ द एलसी टर्म्स, negotiate the documents and pays to the beneficiary। The bank now steps into the shoe of the issuing bank।
कन्फर्मिंग बैंक क्या करता है, अपना शू जो है ना, अपना पैर जो है इश्यूइंग बैंक के शू में डाल देता है, बिकम्स राइटफुल ओनर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड क्लेमेंट ऑफ द अमाउंट अंडर डीएलसी ऑफ फ्रॉम द इश्यूइंग बैंक। ठीक है। द निगोशिएटिंग बैंक कन्फर्मिंग बैंक डिस्पैच द डॉक्यूमेंट। अब क्या करता है निगोशिएटिंग या कन्फर्मिंग बैंक, क्या करता है, डिस्पैच करता है डॉक्यूमेंट को किसके पास, ओपनिंग बैंक के पास, एंड क्लेम्स द रिइंबर्समेंट फॉर द अमाउंट पेड टू द बेनिफिशियरी फ्रॉम द रिइंबर्समेंट बैंक। द बैंक विच रिइंबर्स द अमाउंट टू द निगोशिएटिंग बैंक इज कॉल्ड रिइंबर्सिंग बैंक। ठीक है। एंड यूजुअली द बैंक इन विच द नोस्ट्रो भोस्ट्रो अकाउंट ऑफ द ओपनिंग बैंक आर मेंटेन्ड। ये कौन सा बैंक होता है जहाँ पे ओपनिंग बैंक का नोस्ट्रो भोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन होता है। ठीक है। द रिइंबर्सिंग बैंक इज सो डिजायरस बाय द एलसी ओपनिंग बैंक। The issuing bank, on receipt of the document, present the same to the openers or importer to get the payment from the same on the presentation of acceptance or due date as the case may be। ठीक है। Upon making payment, acceptance by the applicant, opener to the issuing bank, the document to the title of goods as also other shipping document as called under the LC would be released by the issuing bank to the applicant if the LC transaction is complete। ठीक है। आप तो क्या है, अब LC ट्रांजेक्शन्स के जो भी है, ओपनर ने जो है ना या अप्लीकेंट ने जो पेमेंट लास्टली जो पेमेंट कर दिया इशूइंग बैंक को, उसके बाद जो है हमारा LC ट्रांजेक्शन्स के सारे चेन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। आइए अब देखते हैं यूसीपीडीसी। यूसीपीडीसी, ठीक है ना, 600 ये हमारा है। वेयर फर्स्ट फॉर्म्ड बाय आईसीसी, सबसे पहले किसने बनाया था इसे, आईसीसी ने 1933 में। सिंस दीज रूल्स हैव बीन रिवाइज्ड 6 टाइम्स, 6 टाइम ये चेंज हो चुका है, 51, 62, 84, 94 और लास्टली 2007। यूसीपी 600 विच इज इफेक्टिव फ्रॉम द एक साथ 2007 से, 1 जुलाई 2007 से यूसीपीडीसी 600 इफेक्टिव है। ठीक है। अब यूसीपीडीसी 600 में क्या चेंज हुए थे, सबसे पहला यूसीपीडीसी 600 ICC Paris appointed task force after approval of the Banking Commission in 2003 to undertake revision in the UCP 500. The task force, after working for over 3 years, prepared a draft for new UCP. The drafting group constituted member for 9 countries, 9 country member थे, which had 15 meetings, जो 15 मीटिंग उन्होंने किया before the draft was finalized. A consultative group comprising 41 members from the 26 countries was framed to discuss the draft. The draft was also referred to the National Committee, including ICC India, and key issues were identified, taking into the account of various ICC opinions, talks text decisions, papers, court decisions, etc. Doc dex, अच्छा यहाँ पे एक शब्द आया doc dex, ठीक है, is the one of the option, doc dex is one of the options available to the parties of LC resolve letter of credit disputes। ठीक है ना। डॉक डेस्क क्या है, अगर LC के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया पार्टियों के बीच में, तो इसके ऑप्शंस है ये दोनों के बीच में आपस में इसको कंप्रोमाइज करने के लिए। इट इज फुल फॉर्म ऑफ द IC डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्सपर्टीज, इससे बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्सपर्टीज। ठीक है। After extensive working, discussions, deliberations on various articles, practice and need to simplify the article, the ICC Banking Commission approved the draft of UCP 600 in a meeting of 25th October 2006, bringing the new UCP in the force with effect from 1 जुलाई 2007। ठीक है। अब आते हैं मेन फीचर्स क्या है इसके। टॉकडेक्स याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्सपर्टीज, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्सपर्टीज, जिसे हम टॉकडेक्स कहते हैं। अब आते हैं मेन फीचर्स ऑफ यूसीपी 600।
मेन फीचर्स क्या है यूसीपी 600 का? द यूसीपी 600 वाज ए मेजर रिव्यू इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स एंड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट. इट इज ए लर्नर विथ ओनली 39 आर्टिकल. इसमें क्या है, आप सिर्फ 39 आर्टिकल रह गए हैं एज कंपेयर टू द 49 अर्लियर. अब ये क्या है आपका यूसीपी 600 में है, ठीक है 39. इसके पहले जो था 49 था आर्टिकल यूसीपी 500 में, ठीक है. While some articles of the earlier version were deleted, some of the articles were merged and new articles added. The major thrust was a simplified language of articles. ठीक है. Groupings. The articles UCP 600 can be grouped as under. अब ये देखिए आर्टिकल 1 से लेके 5 तक का ग्रुप जो है UCP 600 में UCP 600 में आर्टिकल 1 to 5. आर्टिकल 1 to 5 क्या करता है? इसमें है डिफिनीशन, इंटरप्रिटेशन, इसमें है डिफिनीशन, डिफिनीशन हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ एलसी हो गई, इंडिपेंडेंस ऑफ एलसी हो गया, एंड अंडरलेइंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अंडरलेइंग कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. आर्टिकल 1 से 5 में हो जाएगा डिफिनीशन, इंटरप्रिटेशन, इंडिपेंडेंस ऑफ एलसी, अंडरलेइंग कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा हो गया आर्टिकल 6 to 10. इसमें क्या आएगा? अवेलेबिलिटी, एक्सपायरी डेट एंड प्लेस, ऑब्लिगेशन ऑफ इशूइंग एंड कंफर्मिंग बैंक, एडवाइजिंग क्रेडिट्स एंड अमेंडमेंट्स. ठीक है. आर्टिकल 11 से 17 प्री एडवाइज क्रेडिट्स, नॉमिनेटेड बैंक, रीइंबर्समेंट अरेंजमेंट, कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. आर्टिकल 18 कमर्शियल इनवॉइस, 19 से 27 ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, आर्टिकल 28 में इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, आर्टिकल 29 to 33 एक्सटेंशन, टॉलरेंस, पार्शियल एंड इंस्टॉलमेंट ड्राइंग एंड आवर ऑफ प्रेजेंटेशन, आर्टिकल 34 डिस्क्लेमर्स, आर्टिकल 38-39 ट्रांसफरेबिलिटी एंड असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड्स. अब कहता है क्या? इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द आर्टिकल ऑफ यूसीपी 600 एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर द बैंक इन हैंडलिंग लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. ठीक है. UCP 600 does not apply by default to the letter of credit issued after 1 July 2007. UCP 600 क्या है? बाय डिफॉल्ट अप्लाई नहीं होगा लेटर ऑफ क्रेडिट पे 1 जुलाई 2007 के बाद. स्टेटमेंट नीड्स टू बी incorporated into the letter of credit that expressly states it is submitted to the rules. Article 1 of the UCPDC 600 also leaves open in possibility for either party to exclude the application of any party UCP 600 as long as exclusion is explicit in the credit. स्पेशली उनको UCP 600 क्या है कि LC पर बाय डिफॉल्ट नहीं लगेगा. ठीक है. बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, इसमें स्पेशली मेंशन करना होगा, मेंशन करना होगा. ठीक है. रिवोकेबल क्रेडिट आर्टिकल 2 में है. रिवोकेबल क्रेडिट आर्टिकल 2 जो है यूसीपी का यूपीसी का यूसीपी का 600 का रिवोकेबल credit. The term revocable credit which can be amended or cancelled at any point of time without notice of the seller. ये तो पहले ही बता दिया था आपको. Cease the exist in the UCP 600. ये क्या हुआ था? आर्टिकल 2 में क्या है? इसको सीज कर दिया गया था कि आप इसको रिवोकेबल नहीं बना सकते एलसी को. आर्टिकल 2 explicitly defines the credit any time without notice to the seller. Seizes the export of Article 2 explicitly defines the credit of any arrangement, however named as described, as the irrevocable and thereby constitute a definite undertaking to the issuing bank to honor the comply of the presentation. ठीक है. आर्टिकल 3 क्या कहता है? ए क्रेडिट रिवोकेबल even if there is no indication to the effect, and the article 10 makes it clear a credit can neither be amended or cancelled without an agreement of the issuing bank. Sorry.
the confirming bank, if any, and the beneficiary seller. Therefore, a prudent seller shall stipulate the sales contract that the buyer will open an irrevocable letter of credit. सिंपल सा है फंडा, रिवोकेबल क्रेडिट अब नहीं होता, इरिवोकेबल क्रेडिट ही होता है। डिफिनीशन एंड इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 2 से 3 में है, 1 से ले, ठीक है। ए न्यू सेक्शन ऑफ डिफिनीशन एंड इंटरप्रिटेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस इन यूसीपी 600 जो पहले नहीं था। दिस इंक्लूड डिफिनीशन ऑफ एडवाइसिंग बैंक, applicant bank, banking day, beneficiary, complying presentation, confirmation, confirming bank, credit, honor, issuing bank, negotiation, nominating bank, presentation, presenter. In addition to this, the following terms are now clearly defined. क्या? Singular, plural, irrevocable, signature, legalization, branches of a bank, term describing issuer of a document, prompt etc, or on or about, to, until, till, from, between, before, from, after, first half, second half, beginnings, middles, ये सब सारे डिफिनीशन आर्टिकल 2 से 3 में आएंगे। अब आता है चौथा नंबर है डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग, आर्टिकल 7 से 8। आर्टिकल 7 and 8 establish a definite undertaking by the issuing and confirming bank to reimburse the maturity whether or not the nominating bank prepaid or purchased by own acceptance or defer payment undertakings before maturity. Article 12b expressly provides authority from the issuing bank to a nominating bank to discount or prepay the purchase a draft that has been accepted or deferred payment undertaking it has been given, ठीक है। एडवाइजिंग क्रेडिट ये आर्टिकल 9 में है। एट प्रेजेंट एडवाइजिंग बैंक ओनली हैज द वेराइटी the apparent authenticity of the credit that it has advised. Under 9b of it is clearly it is certified that the document that it advised to the beneficiary is the same document it received, ठीक है। The obligation is also extended to any second advising bank. Amendment Article 10. Article 10 now deals exclusively with amendment of Article 10C, provides the beneficiary should give notification of acceptance or rejection of the amendment, ठीक है। ये इसमें कहता है टाइम अलाउड बैंक्स फॉर डॉक्यूमेंट रिव्यू, टाइम अलाउड बैंक जो है डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए बैंक को कितना टाइम है। अंडर यूसीपी 500 बैंक हैड रीजनेबल टाइम लिमिट नॉट एक्सीडिंग 7 वर्किंग डेज इन विच ऑनर द डिजॉनर द डॉक्यूमेंट। यूसीपी 600 ब्रॉट डाउन द पीरियड टू मैक्सिमम 5 डेज। इसमें 5 दिन के अंदर में जो है ना 5 डेज के अंदर में जो है इसको डॉक्यूमेंट को उनको वेरीफाई करना है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है। सब्जेक्ट टू दीज रूल्स प्लीज परफॉर्म। नॉन मैचिंग डॉक्यूमेंट आर्टिकल, नॉन मैचिंग डॉक्यूमेंट क्या है। अंडर आर्टिकल 14D यूसीपीडीसी 6 टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ inconsistency in data by clarifying that there is no need of a mirror image but rather data is document. When read in the context with the credit, the document itself and international standard banking practice need not identical but most not conflict with data that the document or any other stipulated document, ठीक है। अब आता है एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है। एज पर दी आर्टिकल 14 के अनुसार क्या था, बैंक को 5 वर्किंग डेज मिला था टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द डॉक्यूमेंट। दिस रिप्लेसेस द रीजनेबल टाइम नॉट एक्सीडिंग 7 वर्किंग डेज, ठीक है। द पीरियड फॉर प्रेजेंटेशन यूजुअली 21 डेज ओनली अप्लाइज टू द ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। 21 डेज के अंदर में इसको डॉक्यूमेंट को एग्जामिन प्रेजेंट करना है और 5 वर्किंग डेज में एग्जामिन करना है, ठीक है। This means that only a copy or no transport document is required by the credit and period for presentation is requested. Then the credit should expressly state that the document should be presented within a certain period of a time from the defined moment or event. चलिए उसके बाद आता है नॉन डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट। अंडर यूसीपी 600 बैंक शुड डिसरिगार्ड ऑल नॉन डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट। नॉन डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट जो है ना उसको बैंक क्या है डिसरिगार्ड कर सकता है। दिस मीन्स दैट एनी रिक्वायरमेंट इन द क्रेडिट
that is not specifically part of a required document will be ignored by the bank in determining conformity. ठीक है. Complying presentation. Under UCP 500, it was not evident when the issuing or nominated bank had to start the settlement process, but under UCP 600, it is now clear that this begins when the bank determined the presentation of compliant. ठीक है. Descriptive पेंट डॉक्यूमेंट. अब डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट है, वेवर एंड नोटिस है. तो आर्टिकल 16 कहता है अंडर यूसीपी 500 ए बैंक विच रिफ्यूज डॉक्यूमेंट हैड एन ऑप्शन ऑफ होल्डिंग देम एट द प्रेजेंटर, a disposal of handling them in accordance with the presenter prior instructions such as to return them. Article 16 of UCP 600 now encompasses additional option designed to avoid bank sitting on discrepant document and issues relating to the force waivers. The options are as follows. ठीक है. Hold document pending further instructions from the presenter. होल्ड करना है डॉक्यूमेंट को. होल्ड डॉक्यूमेंट until it receive a waiver from the applicant से जब तक वेवर नहीं प्राप्त होता, and agrees to accept it or receive further instruction from the presenter prior to the agreeing to accept a waiver or to return the document or act in accordance to the instructions previously received from the presenter. Therefore, no provision for the payment under the reserve of indemnity. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है. आर्टिकल 17 यूसीपी defines original document with more precision. An original document will be any of the following. क्या है? Any document bearing an apparently original signature, mark, stamp, label of the issuer of the document, unless the document indicate that it is not original, or any document that appears to be written, typed, performed, perforated, or stamped by the document issuee, or any document that appears to be on the document issuer's origin stationery, or any document that states it is original unless the statement appears not to apply the document presented. ठीक है. ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट. आर्टिकल 19 to 24. The requirement that the bill of lading must be so that the document are shipped on the board a named vessel has been made much simpler, which will hopefully leads to the confusion. चलिए ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट. Under UCP 600, a general set of rules generally applies to transport document other than the charter party bill of lading. This include. ठीक है. UCP 600 जो है ना ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होता है. ठीक है. द डॉक्यूमेंट मस्ट इंडिकेट द नेम ऑफ कैरियर. डॉक्यूमेंट जो है कैरियर का नाम उस पर मेंशन होना चाहिए, एंड साइंड बाय द कैरियर और नेम्ड एजेंट और ऑन बिहाफ ऑफ द कैरियर, द मास्टर एंड नेम्ड एजेंट or the on behalf of the master. Any signature of the carrier, master, agent must be identified as that of the carrier, master, of the agent. Any signature of the agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the carrier or on behalf of the master. There is no need of name of the master. In case of charter party bill of lading, charter party bill of lading होगा तो this no longer need to indicate name of the carrier. They may now also be signed by the charterer. Although it is difficult to envisage a situation where the FOB buyers applicant would wish to rely on the bill lading signed by the seller beneficiary and vice versa in case of swap sale. Transport document also no longer need to be bear the clause clean in order to comply with any credit that requires a document to be clean on board. ठीक है. इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट ये आर्टिकल 28 में है. डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग द वाइडर कवरेज देन स्टिपुलेटेड credit will be acceptable. ठीक है. Bank will also able to accept insurance document that contains reference to any exclusion clause. For insurance document, the following has been changed. Proxies can now sign the on behalf of the insurance company. Proxy sign कर सकता है. और underwriter. Percentage to be covered will be understood as a minimum coverage required होना चाहिए. The document may contain reference to any exclusion clause. The risk must be covered at least between the shipment point stipulated in the credit. Partial drawing and partial shipment. The article contain new interpretation of the partial shipment. Force majeure क्या हो गया?
फोर्स मेजर क्या होता है? डिस्पाइट सजेशन ऑफ द ऑप्शन टू अलाउ ग्रेस पीरियड ऑफ 5 banking days after the bank reopens the presentation of document, the position remains as it was under the UCP 500. Bank will not honor the negotiate under the credit expired during the force majeure event. force majeure event में क्या हो गया, जब कि कोई आपदा विपदा पड़ी, बंद हो गया, काम नहीं हो पाया, सप्लाई समय से नहीं हो पाया, तो वो डॉक्यूमेंट निगोशिएट नहीं होगा या ऑनर नहीं होगा। ट्रांसफरेबल क्रेडिट, आर्टिकल 38 mention that presentation of document by or on behalf of the second beneficiary must be made to the transferring bank. The UCP 600 now seen uses of over 2 years and has brought a new clarity in rules practice। ये तो पहले ही बता रहे, 2 साल तो कब के बीत गए, 2007 से चेंज ही नहीं किया इसने। लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट ऑफ द पार्टी, ये ठीक है। अब यहाँ पे लाइबिलिटी क्या है, जो हमारा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुआ या लेटर ऑफ क्रेडिट में जो जितने भी पार्टियां होती हैं उनकी क्या क्या लाइबिलिटी है, वो इसमें हम देखेंगे। सबसे पहला है अप्लीकेंट। अप्लीकेंट क्या है? अप्लीकेंट मतलब इम्पोर्टर, ठीक है। द अप्लीकेंट ऑफ एलसी मस्ट गिव कंप्लीट एंड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन फॉर इशुएंस ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट and any amendment thereof. The LC must not include excessive details or give any reference of credit previously used। मतलब previously used reference, किसी भी लेटर ऑफ क्रेडिट का रेफरेंस नहीं देना होगा। टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्टिकल 5 कहता है द एप्लीकेंट शुड इंडेमनीफाई बैंक अगेंस्ट द ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय द फॉरेन लॉज, ठीक है, इंडेमनीफाई करना होगा। द इशूइंग बैंक, इशूइंग बैंक कौन हो गया? एप्लीकेंट का बैंक या इंपोर्टर का बैंक। इशूइंग बैंक इज द पार्टी acting on behalf of the applicant should therefore ensure itself about the creditworthiness of the applicant, ठीक है। The issuing bank gives a definite undertaking to make payment in case of sight and accept and pay the maturity in case of acceptance or defer payment, to authorize bank to negotiate and reimburse the negotiating bank, ठीक है, provided that the stipulated document are presented under the LC of credit, letter of credit, article 29। अच्छा, अब कहता है द एलसी और amendment issued must be precise and there should be no ambiguity in the instructions and detail mentioned in the LC, ठीक है। क्या कहता है फिर इसके बाद? एग्जामिन द डॉक्यूमेंट। अब कहता है इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इशूइंग बैंक टू एग्जामिन द डॉक्यूमेंट विद द रीजनेबल केयर and determine the international standard whether the document appear on the face to be comply in terms of credit, ठीक है। if it wishes to refuse the document, it should do so as reasonable time within 5 working days। को अगर उसको रिफ्यूज करना है तो करना पड़ेगा। Following the days of receipt the document, article 16, the issuing bank slowly on its own judgment can approach the applicant for waiver of the discrepancy। The discrepancy pointed out should also be reported to the bank from which the document were received। The expeditious means the notice must be whether document are being pending। चलिए वही चीज है। एडवाइसिंग बैंक की क्या है? एडवाइसिंग बैंक जो है इशूइंग बैंक के ऑन बिहाफ पे काम करता है ना। एडवाइसिंग बैंक हैज ऑप्शन टू चूज एज टू वेदर इट विशेस टू एडवाइज द एलसी और नॉट, ठीक है। इफ it agrees to advise the LC, then it must do so by taking reasonable care in checking the authenticity of the letter of credit। एडवाइसिंग बैंक का अपना ये है कि वो चाहे तो LC को एडवाइस कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर वो एडवाइस करने के लिए तैयार है तो उसे क्या है, रीजनेबल केयर के साथ LC की ऑथेंटिसिटी चेक करनी होगी। इन केस इट डिसाइड नॉट टू एडवाइज द LC, देन इट मस्ट इन्फॉर्म द इशूइंग बैंक। अगर उसको नहीं LC को एडवाइस करना है तो इशूइंग बैंक को बताना होगा इमीडिएटली। if the advising bank is unable to establish the authenticity of LC, अगर वो LC की authenticity एडवाइस करने में विफल रहता है, then it must immediately inform the issuing bank। issuing बैंक को तुरंत बताना होगा and must also inform the beneficiary about the same, ठीक है, बेनिफिशियरी को भी बताना होगा। कन्फर्मिंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक हो गया ना, ये सारे सेलर के ही तो बैंक हैं। The confirming bank gives the definite undertaking in addition to the issuing bank। issuing bank के द्वारा जो एलसी इशू करी गई उसके ऊपर जो कंफर्म कर दिया तो उसे कंफर्मिंग बैंक करते हैं। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इशूइंग बैंक टू मेक पेमेंट ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के प्रेजेंट होने के बाद के आफ्टर में प्रेजेंट पेमेंट करेगा तो उसे कंफर्मिंग बैंक करते हैं एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एलसी। द कंफर्मिंग बैंक, एडवाइसिंग बैंक एंड नॉमिनेटिंग बैंक कैन बी सेम। ये तीनों एक ही हो सकता है। कंफर्मिंग बैंक
कन्फर्मिंग, एडवाइजिंग, निगोशिएटिंग, ये सब एक ही हो। नॉमिनेटिंग बैंक, नॉमिनेटेड बैंक, नॉमिनेटेड बैंक, ये तीनों एक ही हो सकते हैं। ऑल ऑल एक ही हो सकता है। ठीक है मित्रों, गला सूख जाता है बोलते बोलते। अब आता है negotiating bank. It is a responsibility of the negotiating bank or nominated bank to examine the document as per UCP and international standard of banking practice and takes a decision to negotiate the document. Negotiating bank क्या करता है? Negotiating bank कह लीजिए, nominating bank कर लीजिए, वो क्या करता है? डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करता है किसके अनुसार? UCP 600 के अनुसार, and take decision to negotiate document only if they appear on their face in compliance with the TNC of the LC. ठीक है। Reimbursing bank, आर्टिकल 13 deals with the bank to bank reimbursing clause. Reimbursement bank shall reimburse the claiming bank the amount of a claim lost. Reimbursement bank क्या करता है? क्लेम को लॉस करता है, क्लेमिंग बैंक को रिम्बर्स करता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट इट हैज रिसीव्ड रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन फ्रॉम द इशूइंग बैंक। कहाँ से? इशूइंग बैंक से रिम्बर्समेंट का ऑथराइजेशन मिल जाता है तो रिम्बर्समेंट बैंक क्लेमिंग बैंक को पेमेंट कर देता है। द रिम्बर्समेंट एंड ऑल पार्टी कंसर्न आर बाउंड बाई यूनिफॉर्म रूल्स फॉर बैंक टू बैंक रिम्बर्समेंट, URR 725। ठीक है, ये भी एक रूल है। ठीक है, यूनिफॉर्म रूल फॉर बैंक टू बैंक रीइंबर्समेंट एज डिस्कस्ड लेटर इन द चैप्टर, इसी के अंदर में आएगा। ठीक, बेनिफिशियरी क्या है? द बेनिफिशियरी ऑफ एलसी आल्सो हैज वेरियस राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द एलसी ट्रांजैक्शंस। ए बेनिफिशियरी कैन नो केस अवेल हिमसेल्फ of the contractual relationship existing between the banks of the between the applicant and the issuing bank। ठीक है, ये सिंपल सा है। प्रोटेक्शन ऑफ बैंक, अब बैंक को प्रोटेक्शन है कैसे? बैंक डू नॉट एज्यूम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड और एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द कंटेंट मेंशन इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, बैंक आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस अराइजिंग ड्यू टू डिले इन ट्रांसमिशन और लॉस इन मैसेज। ठीक है, बैंक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डॉक्यूमेंट और टेलीकम्युनिकेशन, रोज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन बाय द बैंक फॉर एरर इन ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन और टेक्निकल टर्म्स। ये आर्टिकल 35 में मेंशन है। आर्टिकल आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35, ये दोनों में जो है ना बैंक को इम्यूनिटी मिली हुई है। आर्टिकल 34 और 35 में, ठीक है, बैंक को इम्यूनिटी मिली हुई है। बैंक ऑल्सो डू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी लॉस अराइजेज ड्यू टू क्लोज ऑफ देयर बिजनेस बाय द एक्ट ऑफ गॉड, commotions, civil rights, floods और any other causes beyond their control। ठीक है ना, आर्टिकल 36 भी है। बैंक डू नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ द करस्पॉन्डेंट बैंक, करस्पॉन्डेंट बैंक के किसी काम को किए हुए किसी भी एक्ट के लिए इम्यूनिटी होता है। वेदर द बैंक हैज चूजन बाय द एप्लीकेंट और इटसेल्फ, द एप्लीकेंट इज लायबल टू पे द चार्जेस। एप्लीकेंट क्या है? चार्जेस पे करने के लिए लायबल है इफ चार्जेस वेयर ऑन अकाउंट ऑफ द थर्ड पार्टी एंड कुड नॉट बी कलेक्टेड। फर्दर द एप्लीकेंट इज लायबल फॉर एनी एक्ट डन ऑफ द लॉसेज अकर्ड ड्यू टू फॉरेन लॉ। ये 37 में, ये चार जो है ना, इसमें सारे में बैंक को इम्यूनिटी है, बैंक को इम्यूनिटी है। ठीक है, चेक योर प्रोग्रेस। द इशूइंग बैंक, ट्रू और फॉल्स देखना। द इशूइंग बैंक जनरली एडवाइस एलसी थ्रू द एडवाइसिंग बैंक, सही है। द रिम्बर्सिंग बैंक नेगोशिएट द डॉक्यूमेंट एंड पेज द बेनिफिशियरी। रिम्बर्सिंग बैंक नहीं करता ना, ये तो रिम्बर्सिंग बैंक नेगोशिएट नहीं करता ना, नेगोशिएटिंग बैंक करता है। ठीक है, रिम्बर्सिंग बैंक तो क्लेम को रिम्बर्स करता है। द एप्लीकेंट हैज नो ऑब्लिगेशन टू इंडेमनिफाई बैंक अगेंस्ट द ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय फॉरेन, ये फॉल्स है। इफ द एडवाइसिंग बैंक इज अनेबल टू एस्टैब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ एलसी देन इट मस्ट इमीडिएटली इन्फॉर्म, किसको करना है? इशूइंग बैंक को। ट्रू है। द एप्लीकेंट इज लायबल फॉर एनी एक्ट डन लॉसेज अकर्ड ड्यू टू फॉरेन लॉस, ये भी सही है। हमारा रूल्स में दिया हुआ है ना 34 to 37 तक हमारे रूल्स में बैंक को इम्यूनिटी है। It fill in the blanks. It is responsibility of the negotiating bank to examine the document before making payment. In case of advising bank does not advise the LC, it must inform its decision to the
opening / issuing bank immediately. ठीक है, the advising bank must ensure the authenticity of LC before the advising of the same to the beneficiary. In case of the reimbursing bank does not pay to the negotiating bank, the ultimate liability lies with the opening bank. As for the UCP 600, the issuing bank has 5 banking days to accept or refuse the document drawn under the LC. ओके फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। इसके पार्ट 1 के रूप में कंक्लूड करते हैं, इसको पार्ट 1 हम रखते हैं, पार्ट 1, ठीक है। नेक्स्ट जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई एरर है इसमें या कोई गलती आपको महसूस होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद या थैंक यू, ठीक है।